श्यामपुर के एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक गरीब मजदूर रहा करता था। वो बहुत ही ईमानदार और अच्छे दिल का आदमी था। वो अपनी पत्नी निशा और 8 साल के बेटे आयुष के साथ रहता था। बाप बेटा ठाकुर वीरेंद्र के यहाँ काम करते थे। अमन की पत्नी निशा घर की देखभाल किया करती थी। एक दिन उनके घर में अनाज खत्म हो गया था। सुनिए जी, घर में तो एक अनाज का टुकड़ा तक नहीं बचा। अगर ठाकुर साहब बस थोड़े से पैसे दे देते तो घर का राशन आ जाता। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं अभी काम पर जाता हूँ और आयुष को भी अपने साथ ले जाता हूँ। ठाकुर साहब से कुछ पैसे उधार लेकर आयुष से भिजवा दूंगा। फिर तुम खाना बनाकर आयुष के साथ भेज देना, क्योंकि आज बहुत काम है मुझे। घर आते आते रात हो जाएगी। आप आयुष को इसके मामा के यहाँ क्यों नहीं भेज देते? अभी इसकी उम्र ही क्या हुई है। कुछ पढ़ लिख लेता तो कम से कम अपने पैरों पर खड़ा तो हो जाता। आप क्या चाहते हैं कि ये भी आपकी तरह किसी की गुलामी करे? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है निशा, लेकिन मैं क्या करूं जब हमारे भाग्य में ही ये सब लिखा है, दूसरे की गुलामी करना। तो हम कर ही क्या सकते हैं? ये सब इस पापी पेट का सवाल है। पिताजी जल्दी चलो, नहीं तो वो ठाकुर साहब गुस्सा हो जाएंगे। जल्दी चलिए। हाँ बेटा, चलो चलते हैं। एक गरीब की किस्मत ऐसी ही होती है, वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। अमन अपना फावड़ा लेकर आयुष को अपने साथ ठाकुर वीरेंद्र के खेतों में काम करने के लिए घर से निकल जाता है। वो चलते चलते थोड़ी ही देर में ठाकुर के खेतों में पहुंच जाते हैं। चिलचिलाती धूप में दोनों बाप बेटे खेतों में काम करने लग जाते हैं। तभी कुछ देर बाद ठाकुर वीरेंद्र आता है। अरे ओ अमन, 8:30 हो गए, यानी कि आधा घंटा लेट आए हो। माफ करना ठाकुर साहब, हमें आज थोड़ा लेट हो गया आने में। सिर्फ आज लेट हो गया? अरे लेट तो तू हर दिन करता है, तेरे लिए कौन सा नया है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले अमन, अगर ऐसे ही करता रहा तो एक दिन धक्के मारकर खेत से बाहर फेंक दूंगा। फिर सरपंच से मत कहना, समझा? अब जल्दी जल्दी काम कर, और हाँ, मिट्टी की खुदाई अच्छे से होनी चाहिए। जी ठाकुर साहब, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल बोल, क्या कहना चाहता है रे? ठाकुर साहब, मेरे घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अब देखिए ना, हम भूखे पेट आए हैं काम पर। ठाकुर साहब, हम धीरे धीरे आपका सारा उधार चुका देंगे। आप अभी कुछ रुपए दे देते तो हम आयुष से घर पर राशन भिजवा देते। अच्छा, ऐसी बात है? बोल, कितने रुपए चाहिए तुझे? मुझे सिर्फ 2000 रुपए दीजिए। ठाकुर वीरेंद्र अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर नीचे खेत में गिरा देता है, और अमन जैसे ही उन पैसों को उठाने के लिए जाता है, तभी ठाकुर अमन के मुंह पर जोर से लात मार देता है, जिससे वो गिर जाता है। अरे रुक जा, तुझे और पैसे देता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? न काम के न काज के दुश्मन अनाज के, भूखे पेट आया है तो मैं क्या करूँ इसमें? तुझे खाना बनाकर खिलाऊं क्या? कामचोर कहीं का। पैसे बनाने के चक्कर में तू अपने छोटे बेटे को, जिससे काम तो होता नहीं है, उसे भी साथ लेकर आता है। क्यों रे हरामखोर, तू भी भूखा पेट आया है? रुक, तुझे भी भरपेट खिलाता हूं। ये ले ले, ये ले, ये ले। आज के बाद अगर फिर कभी पैसे मांगे तो मार मार कर भरता बना दूंगा। इतना बोलकर ठाकुर वीरेंद्र गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अमन अपने बेटे को देखता है। आयुष, ओ आयुष, उठ बेटा, तू ठीक तो है ना? आयुष, अपनी आंखें खोल बेटा, अपनी आंखें खोल। हे भगवान, क्या हो गया मेरे आयुष को? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कहीं उस दरिंदे ने इसे मार न डाला हो। आयुष ठाकुर की चोट से बेहोश हो गया था। अमन को ऐसा लग रहा था कि आयुष अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे तैसे करके अमन मटके से पानी लाकर आयुष के मुंह पर पानी डालता है।
मुंह पर पानी पड़ते ही आयुष होश में आ जाता है। बापू, ओ बापू, बापू, बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में। जल्दी से खाना खिला दो ना बापू, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ आयुष बेटा, हाँ चल चल घर चलते हैं, नहीं करना मुझे इस ठाकुर का काम। अमन अपने बेटे को लेकर घर जाने लगता है। तभी उसे गांव की चौपाल पर सरपंच घनश्याम मिल जाता है। अरे अमन, क्या बात है? क्या हुआ तुम दोनों को? तुम ऐसे भागते हुए कहाँ जा रहे हो? और ये क्या हाल बना रखा है? तेरे बेटे की तबीयत तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है सरपंच जी, अब फैसला आपको ही करना है। देखो हमारी तरफ कैसे ठाकुर ने मेरे बेटे को मारा है। अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो हम महाराज के पास जाएंगे। क्या तेरे बेटे को ठाकुर ने पीटा है? सच सच मुझे पूरी बात बता, तेरे साथ क्या हुआ था? फिर अमन ने सरपंच को सारी बात बताई कि कैसे ठाकुर वीरेंद्र ने उसको और उसके बेटे को पीटा है। ये सब सुनकर सरपंच का खून खौल जाता है। अमन, तू चल मेरे साथ, नहीं छोड़ूंगा इस ठाकुर को, तू चल मेरे साथ। सरपंच अपने साथ अमन और उसके बेटे को लेकर ठाकुर वीरेंद्र के घर चला जाता है और घर के बाहर खड़ा होकर आवाज लगाने लगता है। ठाकुर, अरे ओ ठाकुर, बाहर निकल। क्या बात है सरपंच, क्यों इतना गला फाड़ रहे हो? क्या हुआ? इतना भोला मत बन ठाकुर, ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं है। सच सच बता, क्यों मारा अमन और उसके बेटे को? ये सब क्या बोल रहे हो सरपंच? अभी तक तो मैं घर से बाहर तक नहीं निकला, चाहे तो इस अमन से पूछ लो। अमन, बता अपने सरपंच को। बोल अमन, चुप क्यों है? अमन ठाकुर से डरा हुआ था। ठाकुर की बात सुनकर अमन कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप खड़ा होकर ठाकुर की बातें सुन रहा था। लेकिन आयुष एक बार फिर सारी बातें ठाकुर के सामने सरपंच को बता देता है। ये सुनकर ठाकुर को बहुत गुस्सा आता है। तभी सरपंच बोला, सरपंच, ये अमन और उसका बेटा दोनों झूठ बोल रहे। मैं तो अभी तक घर बाहर ही नहीं निकला। और सरपंच, अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में कुछ भी मत बोल। झूठ कौन बोल रहा है, ये तो तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना ठाकुर, अगर आज के बाद किसी मजदूर पर हाथ उठाया तो समझ लेना। सरपंच कुछ रुपए ठाकुर के सामने ही अमन को दे देता है और अमन और आयुष को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। सरपंच, मेरे अपमान का बदला तुझे बहुत भारी पड़ेगा। तू देख अब मैं क्या करता हूं। अमन और उसका बेटा घर पहुंचते हैं तो उनकी ये हालत देखकर अमन की पत्नी निशा बोली, ये आपको क्या हुआ? ये चोट कैसे लग गई? आप ठीक तो है ना? और आयुष, इसे कैसे चोट लगी? क्या हुआ? आप बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हैं? ठीक है निशा, ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन ये सब। अमन वहां पर हुई सारी बात निशा को बता देता है। ये सब सुनकर निशा हक्का बक्का रह जाती है। मैंने कितनी बार कहा है कि उस ठाकुर के पास काम मत करो, मत करो, लेकिन मेरी बात सुनता ही कौन है? अगर आप महाराज के महल में काम करते तो शायद यह दिन देखना नहीं पड़ता। आपको मेरी कसम है, आज के बाद आप ठाकुर के यहाँ काम करने बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है आयुष की माँ, अब जल्दी कुछ बनाकर खिला दो। आयुष ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जिससे ये बेहोश भी हो गया था। मैं कल ही महल जाकर महाराज के पास कोई काम देखता हूँ, जहां पर हम और आयुष दोनों ही काम करेंगे। अगले दिन अमन अपने बेटे को लेकर महाराज के महल में चले जाते हैं और बोलते हैं, महाराज की जय हो। महाराज मेरी मदद कीजिए। बोलो, तुम्हारी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? क्या मदद चाहिए तुम्हें? महाराज, मेरे पास मेरा और मेरे परिवार का पेट भरने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए महाराज मुझे काम की सख्त जरूरत है। अगर आपके महल में कुछ काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, ताकि मैं अपने परिवार को भरपेट खिला सकूं। अच्छा, ऐसी बात है। तुम क्या काम करना चाहते हो? तुम्हें कौन सा काम आता है? कुछ भी महाराज, जो भी काम मिल जाए मैं सब कर लूंगा। ठीक है मंत्री जी, महल में कोई भी काम हो तो इस श्रमिक को देखकर लगा दिया जाए। महाराज,
एक और विनती है। अब क्या हुआ और क्या चाहिए? महाराज, ये मेरा इकलौता पुत्र है। अगर इसको भी राज दरबार में कोई काम मिल जाता तो आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है मंत्री जी, महल में जो भी काम हो दे दो इन दोनों को। हमारी प्रजा खुश, हम भी खुश। मंत्री अमन और आयुष को अपने साथ ले जाकर महल के अंदर का सारा काम दिखा देता है और अगले दिन से काम पर आने को बोल देता है। अमन और आयुष दरबार में काम पाकर बहुत खुश थे और फिर अपने घर लौट रहे होते हैं। तभी बीच रास्ते में ही ठाकुर वीरेंद्र मिल जाता है। क्या रे अमन, काम पर क्यों नहीं आ रहे हो? पैसे नहीं चाहिए क्या? हमें तुम्हारे पास काम नहीं करना। हमको महाराज के महल में नया काम मिल गया है। हम कल से वहीं जाएंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरे खेतों को छोड़कर सीधा महाराज के पास। वाह, तू तो तरक्की कर गया रे। अमन और आयुष कुछ नहीं बोलते और वहां से जाने लगते हैं। याद रख अमन, अपने अपमान का बदला तेरे से लेकर रहूंगा। मैं भी देखता हूं तेरा सरपंच तुझे कब तक बचाता है। तभी ठाकुर की नजर एक बंदर पर पड़ती है जो उसके आगे से गुजर रहा था, जिसके हाथों में चमकता हुआ हीरा था। ठाकुर जैसे ही बंदर के हाथ में उस हीरे को देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाप रे, इस बंदर के हाथ में इतना कीमती हीरा कहां से आया? जरूर ही इस बंदर ने कहीं से इस हीरे को चुराया होगा और ये हीरा जरूर महाराज का होगा। अगर ये हीरा मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे बेचकर मालामाल हो जाऊंगा। इतना बोलकर ठाकुर उस बंदर का पीछा करने लगता है। बंदर चलता चलता सरपंच के पास पहुंच जाता है। अरे बाप रे, ये बंदर तो सरपंच के घर आ पहुंचा। कहीं ये बंदर और हीरा उस सरपंच के तो नहीं? नहीं नहीं, उसके पास इतना कीमती हीरा कहां से आ सकता है? फिर ठाकुर के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो वहीं से एक केला तोड़ता है और बंदर से बोलता है, बंदर भैया, अरे ओ बंदर भैया, इस हीरे को मुझे दे दो और तुम ये केला खा लो। तुम्हें भूख लगी होगी ना। ठाकुर यही सब बंदर से बोल ही रहा था कि तभी वहां सरपंच भी आ जाता है। ठाकुर, मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जा मेरे घर से। सरपंच की नजर उस बंदर पर जाती है। बंदर के हाथों में कीमती हीरे को देखकर सरपंच भी हैरान जाता है। बाप रे, बंदर के हाथ में इतना कीमती हीरा? सरपंच, ये हीरा मेरा है। जब मैं इसे अपने घर पर व्यापारी को दिखा रहा था, तब ये मेरे हाथ से छीनकर भाग आया। 2 घंटे से इसका पीछा कर रहा हूं, अब जाकर पकड़ में आया है। तू झूठ बोल रहा है ठाकुर। तेरे बातों में एक भी सच्चाई नहीं दिख रही है। अब तो बस एक ही काम हो सकता है। अब ये बंदर जिसको हीरा देगा, ये हीरा उसी का होगा, समझा? सरपंच की बात सुनकर ठाकुर अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हो जाता है और फिर दोनों उस बंदर को अपने अपने हाथों में केला लेकर दिखाने लगते हैं। बंदर को भूख लगी थी तो वो उस केले के चक्कर में वो हीरा सरपंच की तरफ फेंक देता है और सरपंच के हाथों से केला लेकर वहां से भाग जाता है। सरपंच उस हीरे को पाकर बड़ा ही खुश हो जाता है और ठाकुर वहां से खाली हाथ अपने घर चला जाता है। सरपंच, वो हीरा तो मैं लेकर ही रहूंगा। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तू क्या सोचता है मैं शांत बैठ जाऊंगा? मैं भी एक नंबर का हराम इंसान हूं। ठाकुर की आंखों में सिर्फ वो चमकता हुआ हीरा दिखाई दे रहा था जो अब सरपंच के हाथों में चला गया था। जैसे जैसे दिन निकल रहा था, ठाकुर की बेचैनी और बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे शाम हो जाती है और फिर रात को ठाकुर एक योजना बनाता है। वो रात को करीब 11 बजे सरपंच जब सो रहा था तो सरपंच के घर में घुस जाता है और सरपंच के तकिए के नीचे से वो हीरा चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। और फिर वो अपने घर आकर, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, क्या इसकी चमक है। मुझे जो चीज पसंद आ जाती है उसे मैं पाकर ही रहता हूँ सरपंच। इतना बोलकर ठाकुर चैन की नींद से सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, अमन और आयुष सरपंच के घर आ जाते हैं। सरपंच जी की जय हो। अरे अमन, आओ आओ, कहो क्या बात है? और इतना सुबह सुबह कैसे आना हुआ आयुष को लेकर? इसकी तबीयत तो ठीक है ना?
सरपंच जी, मैं आपको एक खुशखबरी देने आया था। वो दरअसल बात ये है कि हमें महाराज के दरबार में काम मिल गया है और ज्यादा कुछ नहीं करना है सरपंच जी। बस सुबह जाओ, महल में लगे बगीचे और फूल की साफ सफाई करो और शाम को घर चले आओ। बड़ा ही आराम का काम है सरपंच जी। हम और हमारा बेटा वहीं जा रहे हैं, तो मन में सोचा क्यों ना ये खुशखबरी आपको भी देता चलूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब महाराज के पास काम मिल ही गया है तो मन लगा कर करना। रुको, मैं अभी आया। सरपंच अपने जेब में हाथ डालकर कुछ पैसे निकालता है और अमन को देते हुए बोलता है। ये लो कुछ रुपए, घर का राशन ले आना और आयुष को दवाई भी दिला देना। लेकिन इसकी क्या जरूरत है सरपंच जी? अब हमें काम मिल गया है ना। सरपंच बहुत ही अच्छा और नेक दिल का था। वो गांव के सभी गरीबों की मदद करता रहता था। अमन और आयुष सरपंच से मिलने के बाद वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही सरपंच जैसे ही तकिए के नीचे से उस हीरे को निकालता है, वह हीरा गायब रहता है। ये देखकर सरपंच के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे, हीरा कहाँ गया मेरा? मेरा हीरा किसने चुराया? जरूर उस ठाकुर ने ही चुराया होगा, क्योंकि उस हीरे पर नजर सिर्फ उसकी ही थी। ठाकुर, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। सरपंच इतना बोलकर गुस्से में ठाकुर के घर जाता है और ठाकुर से बोलता है। तू क्या समझता है ठाकुर? तू मेरा हीरा चुरा कर ले जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। अरे, ये क्या कह रहे हो सरपंच? मैंने तुम्हारा हीरा कब चुरा लिया? मैं क्या तुम्हें चोर नजर आता हूं? तुम चाहो तो आसपास के लोगों से पूछ लो, मैं सुबह से बाहर ही नहीं निकला हूं। देखो सरपंच, तुम ऐसे मुझ पर इल्जाम लगाओगे तो मैं महाराज के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से देख रहा हूं कि तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो। क्या समझते हो तुम? अरे, फिर मेरा हीरा गया कहाँ? तुम्हारे सिवा तो कोई उस हीरे के बारे में जानता तक नहीं था। फिर मैं दूसरे पर शक कैसे करूं? अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे घर में घुसकर रात को चोरी करके ये हीरा लाया, यही ना? देख सरपंच, मेरे पीछे पड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अपने घर जाओ और असली चोर को पकड़ो जिसने तुम्हारा हीरा चुराया है। सरपंच, जरा अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो, याद करो, क्या तुम्हारे घर में कोई सुबह सुबह आया था? हाँ ठाकुर, अमन और उसका बेटा आयुष आए थे। हाँ, यही तो मैं कहूं कि तुम्हारा हीरा कैसे चोरी हो गया। जरूर उस अमन ने तुम्हारा हीरा चुराया होगा, क्योंकि वो एक नंबर का लालची और चोर इंसान है। तो ठीक बोल रहा है ठाकुर। अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वो हीरा अमन और उसके नालायक बेटे आयुष ने ही चुराए हैं, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले वही मेरे घर आए थे। सरपंच, मेरी बात मानो तो उस अमन के बच्चे को मार मार कर गांव से बाहर निकाल देते हैं और उसकी जमीन अपने नाम करा लेते हैं। क्या बोलते हो सरपंच? ये सब सुनकर सरपंच के मन में भी लालच आ जाता है और उसका मन उसकी जमीन और घर पर भी आ जाता है। तो ठीक बोल रहा है ठाकुर, ये अमन का बच्चा अब हमारे गांव में रहने लायक नहीं है। इतना बोलकर सरपंच गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर अमन के घर के सामने, गांव वालों, देखो देखो, ये रहा वो चोर जिसने मेरा कीमती हीरा चुराया है। इतना सुनते ही अमन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो बोला, सरपंच जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैंने कोई हीरा नहीं चुराया। हाँ अमन, मेरा कीमती हीरा तू और तेरे बेटे ने चुराया है। अरे, मैं तो तुझे भोला भाला और ईमानदार समझता था, लेकिन तू तो एक चोर निकला। चोर! अब सीधी तरह से बता दे मेरा वो हीरा कहाँ रखा है, नहीं तो हम तुझे इस गांव में नहीं रहने देंगे। आप ये क्या बोल रहे हैं सरपंच जी? कौन सा हीरा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गांव वालों सुनो, ऐसे ये सरपंच का हीरा नहीं देने वाला। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मारो इसको, मारो। गांव वाले मिलकर अमन को पीटने लगते हैं। अरे रुक जाओ, मत मारो मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी ने कोई हीरा नहीं चुराया। रुक जाओ, छोड़ दो मेरे पिताजी को। पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते।
वो अमन को इतना मारते हैं कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अमन इतनी चोट सहन नहीं कर पाता और वो दम तोड़ देता है। इसके बाद सरपंच और ठाकुर मिलकर उसकी बीवी निशा और आयुष को भी गांव से बाहर निकाल देते हैं। निशा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसका सहारा ले और एक झोपड़ी बनाकर वहीं रहने लगती है। इसी प्रकार 10 साल बीत जाते हैं। आयुष अब थोड़ा किशोर हो चुका था। बेटा आयुष, जाओ जंगल से कुछ लकड़ी काट कर ले आओ। घर में खाना बनाने के लिए देर हो रही है। माँ, एक बात कहूँ? बोलो बेटा। क्या हम अब भी अपने गांव में जाकर नहीं रह सकते? माँ, एक बार महाराज से बात करके देखते हैं ना माँ, शायद हमारी मदद महाराज कर दें। आयुष बेटा, जब इतने दिन भी महाराज ने हमारी मदद नहीं की तो अब क्या ही करेंगे? मुझे लगता है उस सरपंच और ठाकुर ने मिलकर महाराज के भी कान भर दिए होंगे। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, अब हमें ऐसे ही अपना जीवन गुजारना होगा। ठीक है माँ, अब मैं जंगल से लकड़ी लेकर आता हूँ। आयुष कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देता है। तभी देखता है कि एक बंदर पेड़ की डाल पर उदास बैठा है और उसकी आंखों में आंसू हैं। ये देखकर आयुष को अपने पिता की याद आ जाती है। वो सोचता है कि शायद ये बंदर भी अपने परिवार से बिछड़ गया होगा बेचारा, शायद इसलिए रो रहा है। इतना कहकर आयुष लकड़ी काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से आवाज आती है, मित्र, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? आयुष चौंक जाता है। कौन है? किसने पुकारा मुझे? मेरे सामने आओ। मित्र, मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ। अरे, बोलने वाला बंदर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे, तुम तो बंदर हो, फिर इंसानी भाषा में कैसे बोल सकते हो? मैं एक मायावी बंदर हूँ और मैं तुम्हारी आंखों में साफ साफ देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर बदले की भावना है। क्या मेरी बात सच है? हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी मदद करूंगा मित्र। मैं मेहरानगढ़ राज्य के महाराज का इकलौता पुत्र हूँ। वर्षों पहले एक दिन मैं जंगल में शिकार करने के लिए आया था। वहाँ देखा कि एक तांत्रिक अपनी शक्तियों से राज्य के लोगों को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने अपनी शक्तियों से मुझे बंदर बना दिया, लेकिन वो तांत्रिक राज्य को अपने वश में करने में सफल नहीं रहा। एक दिन मुझे उसी जंगल में एक साधु बाबा मिले। वो मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से देखते ही पहचान गए कि मैं बंदर नहीं बल्कि राजकुमार हूँ। फिर उन्होंने मुझे उस बंदर वाले रूप से मुक्त होने का रास्ता बताया। उन्होंने अपनी झोली से एक चमकता हुआ हीरा निकाल कर दिया और बोले कि इस हीरे को अपने राज्य में 5 चक्कर लगवा कर लाओ, फिर मैं तुम्हें बंदर से इंसान बना दूंगा। मैं उस हीरे को लेकर राज्य के चक्कर लगाने चल पड़ा था, लेकिन उस ठाकुर और सरपंच ने मुझे केले का लालच देकर उस हीरे को छीन लिया, क्योंकि तुम तो जानते ही हो मित्र कि एक बंदर का दिमाग कितना होता है। और वो हीरा छिन जाने के बाद अभी तक मैं वैसे का वैसे ही हूँ। लेकिन आयुष, उस हीरे को तुम्हारे पिताजी ने नहीं चुराया था, बल्कि उस ठाकुर ने सरपंच के घर जाकर उस हीरे को चुराया था और सारा इल्जाम तुम्हारे पिता के ऊपर डाल दिया, जिससे सभी लोग मिलकर उनको पीट पीट कर मार डाला। ये सब सुनने के बाद आयुष का खून खौल जाता है। तभी आयुष उस बंदर से बोलता है, मित्र, अब ये बताओ कि आगे क्या करना होगा मुझे, जिससे मैं उनका बदला ले सकूं और तुमको वो हीरा मिल सके। तो सुनो, तुम एक मदारी वाला बन जाओ और मैं तुम्हारे पीठ पर बैठ जाता हूँ, और जैसे ही हम ठाकुर के घर जाएंगे तुम ठाकुर से कहना ये एक जादुई बंदर है, ये तुम्हारे घर के अंदर गड़े हुए खजाने को भी ढूंढ सकता है। फिर देखना वह ठाकुर क्या कहता है। आयुष और बंदर ठीक अपनी योजना के मुताबिक करते हैं। आयुष एक मदारी वाला बन जाता है
और उस बंदर को अपने कंधे पर बिठाकर चल देता है। फिर आयुष चलते चलते अपने गांव पहुंच जाता है और ठाकुर के घर जाकर बोलता है, मेहरबान, कदरदान, साहिबान, सुनो सुनो, आ गया मायावी मदारी अपने मायावी बंदर का खेल दिखाने। क्यों ठाकुर साहब, घर के अंदर दबा पुराना खजाना निकलवाना है? अरे ओ मदारी वाला, ये सब क्या बक रहा है तू? भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? हाँ ठाकुर साहब, दादा का, बाबा का, नाना का, नानी का, मौसा का, मौसी का, ये चमत्कारी बंदर घर में दबा पुराने से पुराना खजाने को ढूंढ के निकालता है और ये बंदर बोलता भी है। मैं ये सब नहीं मानता। अगर सच में तेरा बंदर चमत्कारी है तो इसको बोल कि पहले कुछ बोल कर दिखाए, और मेरे घर में दबा खजाना है तो उसे खोज कर दिखाए। चल भाई मेरे प्यारे मित्र बंदर, दिखा अपना चमत्कार। पहले खोज कर नहीं, बोल कर दिखा। इस प्रकार से सारे गांव वाले बोलने वाले बंदर को देखने आ जाते हैं। तभी पीछे से सरपंच भी ठाकुर के घर आ जाता है। लो ठाकुर, अब तो गांव वालों के साथ साथ मैं भी आ गया। अब तो सभी के घर से दबा हुआ खजाना निकालूंगा। अरे सरपंच, आओ आओ आओ, ये देखो बोलने वाला बंदर आया है। और ये मदारी वाला बोल रहा है कि ये बंदर घर में दबा हुआ पुराना से पुराना धन निकालता है। भला ऐसा भी होता है क्या? अरे ठाकुर, ये मदारी वाले तो ऐसे ही झूठ बोलते हैं। अरे अब झूठ बोले या सही, एक बार देखने में क्या जाता है? क्या पता घर में कुछ मिल ही जाए। अगर ये बात सच हो गई तो हम भी अपने घर में दिखवा लेंगे। ठीक कहते हो ठाकुर, एक बार देखने में जाता ही क्या है। बोल बंदर, बोल। फिर आयुष के कहने पर वो बंदर बोल के दिखाता है। हाँ, तो बोलने वाला बंदर तो देख लिया, अब गला हुआ खजाना देखना बाकी है। क्या पता मेरे दादा ने बहुत सारा धन इस घर में दबा कर रखा हो। ठीक है ठाकुर, मैं अपनी दिव्य शक्ति से देखकर बताता हूँ कि तुम्हारे घर में क्या क्या खजाना छुपा है। ठाकुर, तेरे घर में मुझे कोई खजाना नहीं दिख रहा है। सिर्फ दिख रहा है तो एक चमचमाता हुआ हीरा। बंदर अंदर उछलते हुए ठाकुर के घर के अंदर जाता है और उस हीरे को लेकर बाहर आ जाता है। ये हीरा मेरा नहीं है। तभी सरपंच उस हीरे को पहचान लेता है और ठाकुर की पिछली बातें याद कर आग बबूला होते हुए बोलता है, इतना बड़ा धोखा! ठाकुर, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हीरा तुमने चुराया और इल्जाम बेचारे अमन पर लगा दिया। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने। हाँ सरपंच जी, मैं ही आयुष हूँ और मैंने अपने पिताजी का बदला लेने के लिए इस ठाकुर के साथ ऐसा खेल खेला ताकि मैं अपने पिता के ऊपर लगे दाग को मिटा सकूं, क्योंकि मेरे पिता चोर नहीं थे। मुझे माफ करना आयुष, मैंने इस ठाकुर के बहकावे में आकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। गांव वालों, अमन का हत्यारा तुम लोग नहीं बल्कि ये ठाकुर है। मारो इसे और पीट पीट कर खत्म कर दो। ये सब सुनकर गांव वाले क्रोधित हो जाते हैं और फिर सारे गांव वाले मिलकर उस ठाकुर को पीट पीट कर मार डालते हैं और सारे गांव वाले आयुष से क्षमा मांग लेते हैं। आयुष भी सबको माफ कर देता है। आयुष और बंदर उस हीरे को लेकर जंगल की ओर चल देते हैं और साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं। मुनिवर, ये रहा वो हीरा। बंदर उस हीरे को साधु को दे देता है। तभी साधु उस हीरे की शक्तियों से राजकुमार आदित्य को फिर से इंसान बना देते हैं और आयुष भी अपनी माँ को लेकर अपने गांव चला जाता है।